नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजकर्मा का चिकित्सा सूत्र। तो राजकर्मा के चिकित्सा सूत्र में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो राजकर्मा है वो त्रिदोषज है, तो इसमें अपन को दोष के बल अबल पर विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। तो देखो श्लोक में क्या लिखा है, सर्वदोषजो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम। मतलब कि यहाँ पे सभी दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वात पित्त कफ सर्वदोषजो, ठीक है। और अपन को इसके बल अबल मतलब कि दोषों के बल अबल पर विचार कर इसकी अपन को चिकित्सा करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताई है राजकर्मा में वो है नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद कैसे करना है, देखो मैंने जो फर्स्ट पिक्चर लगा के रखी है वो नाड़ी स्वेदन की, मतलब कि एक नली से एक वाष्प जाती है, मतलब कि धुआं पानी पानी की वाष्प जाती है, जिससे कि उसका नाड़ी का स्वेदन, मतलब अपन को यहाँ पर लोकली अप्लाई करना है उसको। तो यहाँ से नाड़ी स्वेदन हो जाएगा, जो कफ वगैरह है इससे वो पिघल जाएगा और रोगी को इससे आराम मिलेगा। इसके बाद क्या है इसमें उपनाह स्वेद। उपनाह स्वेद में जो है यहाँ पर भी आपको स्वेदन ही कराना है, लेकिन उपनाह का यूज़ करके। इसके बाद प्रदेह, प्रलेप और नस्य। ये देखो जो सेकंड पिक्चर है ये प्रलेप की है, मतलब यहाँ पर लेप कर रहे हैं अपन। यहाँ पर लोकली अपन को लंग वाले रीजन पे अपन को लेप लगाना है। अपन जैसे कि बचपन में मम्मी वगैरह जब किसी को खांसी वगैरह हो जाती थी तब लेप लगाती थी, तो उसी टाइप का यहाँ पर अपन को लेप लगाना है। और क्या है नस्य। नस्य देखो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि अपन ने देखा था इसके जो अपन ने एकादश रूप पढ़े थे वहाँ पर सिराशूल वगैरह लक्षण आया था, सिराशूल प्रतिशाय ये सब लक्षण आते हैं इसमें। तो जो अपना सिर वाला जो मार्ग है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा नस्य। तो अपन को यहाँ पर नस्य का भी प्रयोग करना है। तो क्या क्या है यहाँ पर, नाड़ी स्वेद, उपनाह स्वेद, प्रदेह, प्रलेप और नस्य, ठीक है दोस्तों। इससे अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है, अपन ने देखा था जो राजकर्मा का रोगी था वो बहुत क्षीण हो गया था, उसका शोषण हो गया था, उसकी धातुओं का शोषण हो गया था, रसादी धातु इसकी शोषित हो गई थी। तो अपन यहाँ पर ब्रहण करा रहे हैं उसको। ब्रहण से क्या होगा, उसकी जो धातु है उनका वर्धन होगा। तो ब्रहण कैसे कराना है, अजा मांस, बकरी का जो मांस है उससे अपन को ब्रहण कराना है, ठीक है दोस्तों। सुश्रुत कैसे बताते हैं, सुश्रुत भी ग्रहण करना बताते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बताते हैं प्रसह वर्ग के प्राणियों का मांस अपन को उसको सेवन कराना है। प्रसह मतलब कि जो एनिमल्स दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको प्रसह वर्ग के एनिमल मतलब कि प्रसह वर्ग के प्राणी कहते हैं। तो उनका मांस अपन को यहाँ पर सेवन कराना है, जो सुश्रुत जी बता रहे हैं। काश्यप जी क्या बताते हैं, काश्यप जी अजा रसायन, अजा रसायन मतलब उसमें ये सब अपन ने देखा था, बकरियों के साथ रहना, उनका दूध पीना, उनका जो मल है उनसे उपटन वगैरह करना, ये सब अजा रसायन में आता है। तो अजा रसायन का प्रयोग काश्यप जी बताते हैं। तो चरक जी का मत बहुत इंपॉर्टेंट है, अजा मांस का सेवन यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। आहार अपन को कैसा देना है उसको, मतलब कि डाइट अपन को कैसी देनी है उसको। यहाँ पर यव, गोधूम, शाली धान्य, मूलक और कुलत का यूज। यव मतलब कि जिसको ओट्स अपन बोल सकते हैं, अपन ने प्रमेय में भी यव का यूज़ किया था, यहाँ पर भी यव। तो यहाँ पर यव और गोधूम बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, इसको अपन को याद रखना है, यव और गोधूम। शाली धान्य के साथ में कुलत, अपन यहाँ पर कुलत का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की एसिडिटी वगैरह नहीं है। जैसे कि कुलत जो था अपन ने रक्त पित्त में यूज़ नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पित्त वगैरह का प्रकोप था, तो वहाँ पर एसिडिटी टाइप की चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर अपन कुलत का यूज़ नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर कुलत का यूज़ भी अपन यूज़ करेंगे अन्न में, ठीक है। आहार में अपन को कुलत का यूज़ भी यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सॉलिड डाइट तो दे दिया अपन, यहाँ पर लिक्विड डाइट क्या देंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो काम करेगी वो है वारुणी मध का ऊपर का स्वच्छ भाग। तो मैंने जो पिक्चर लगा के रखी, मान लो ये वारुणी मध है, तो
जो इसका ऊपर का जो स्वच्छ भाग है वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, तो अपन उसमें ऑरेंज कलर वाला जो भाग है वो देंगे उसमें। तो ऊपर का स्वच्छ भाग अपन को उसको रोगी को पिलाना है, किसका, वारुणी मद्य का। तो ये बहुत अच्छा काम करेगी राजक्षमा में। इसके बाद क्या है, माधविक। माधविक का भी प्रयोग करेंगे इसके साथ में। पंचमूल साधित जल, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पंचमूल साधित घृत जल है यहाँ पर, मतलब कि 5 अपन ने पंचमूल ले लिए, उससे घृत को जो जल है उसको साधित कर दिया और उसको अपन को रोगी को पिलाना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी मद सर्वदा पीता है उसे राजक्षमा रोग नहीं होता। तो जो रेगुलर इसका सेवन करता है वो कभी राजक्षमा रोग से पीड़ित हो ही नहीं सकता। तो वारुणी मद, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था वारुणी मद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वारुणी मद का जो सतत सेवन करता है, जो निरंतर सेवन करता है, उसको राजक्षमा रोग कभी नहीं होता, ऐसा चरक जी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी वमन और विरेचन का उपयोग बताया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजक्षमा की चिकित्सा में वमन और विरेचन का उपयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपन को स्नेह युक्त मृदु वमन और विरेचन कराना है, स्नेह युक्त। ठीक है दोस्तों, और वो भी मृदु, ये नहीं कि आप तीक्ष्ण वगैरह करा रहे हो, इसमें मृदु वमन और विरेचन का उपयोग कराना है। तो क्या लिखते हैं इसमें, देखो, दोष आदि का नाम वमनम शस्यते स विरेचनम। अधिक दोष में अपन को वमन और विरेचन का भी यूज करेंगे। अगर कफ प्रधान है तो वहां पर वमन करेंगे, और पित्त प्रधान है तो विरेचन करेंगे। ठीक है। कफ प्रसेक को स्निग्ध व उष्ण उपचार से जीतेंगे। अगर कफ का प्रसेक हो रहा है तो उसको अपन स्निग्ध और उष्ण उपचार से अपन उसका शमन करेंगे। जो कफ होता है वो शीत गुण वाला होता है, इसलिए अपन यहाँ पर उष्ण उपचार का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इससे अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर अपना राजक्षमा का चिकित्सा सूत्र कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा चिकित्सीय योग। लेकिन एक बार अपन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ने देखा था राजक्षमा त्रिदोषज होता है। त्रिदोषज होने के कारण अपन को दोषों के बल के हिसाब से अपन को चिकित्सा करनी है, बल का विचार करके अपन को वहाँ पे चिकित्सा करनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था नाड़ी स्वेद था। नाड़ी स्वेद के साथ साथ अपन ने उपनाह स्वेद, प्रदेह, प्रलेप ये सब भी दिया था। ठीक है। उसके बाद ब्रहण कैसे करा रहे थे, अजामास से अपन इसमें ब्रहण करा रहे थे उसमें। इसके बाद यव और गोधूम बताया था, इसमें यव और गोधूम अन्न का सेवन बताया था। ठीक है। साथ में कुलत का यूज भी प्रयोग कर रहे थे अपन, कुलत का यूज भी था उसमें। वारुणी मद का बहुत अच्छा प्रयोग बताया था। वारुणी मद का जो ऊपर का जो स्वच्छ भाग होता है उसका भी प्रयोग बताया था वारुणी मद का। इसके साथ साथ पंचमूल साधित जल, पंचमूल से साधित जल का भी अच्छा उपयोग है इसमें। इसके बाद में मृदु वमन विरेचन, अगर दोष बढ़ चुके हैं तो अपन वहाँ पर मृदु वमन विरेचन करा रहे थे। इसके साथ साथ कफ प्रसेक में अपन ने स्निग्ध और उष्ण उपचार भी देख लिए थे। इसके बाद में आता है राजक्षमा के में चिकित्सीय योग, मतलब क्या क्या अपन योग बना के रोगी को दे सकते हैं। तो इसको अपन को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा इसको। देखो, सबसे पहले क्या आता है, घृत। तो रोगी जो है वहाँ पर वात की वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो अपन को वात को कम करना है। तो घृत पित्त अनिल हरम अपन पढ़ते हैं घृत के गुण में। तो अनिल जो है वायु है, वायु को हरने वाला है ये। तो यहाँ पर अपन क्या क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो, रासनाघृत सबसे पहला क्या आ जाता है, रासनाघृत। सेकंड नंबर पे बलाघृत, थर्ड नंबर पे दशमूलाद घृत, वासाघृत, खजूरादि घृत। ठीक है। तो ये 5 घृत आपको याद रखने हैं। रासना बहुत अच्छा वात का शमन करेगा, रासना घृत, बलाघृत, ठीक है, दशमूलाद घृत, वासाघृत, खजूरादि घृत। और यहाँ पर चक्रदत्त ने क्या बताया है, पाराशर घृत। चक्रदत्त जी क्या बताते हैं, पाराशर घृत। ठीक है दोस्तों। पंचमूल घृत जो होता है, इसके बारे में चरक चिकित्सा में लाइन आती है। पंचमूल घृत क्या होता है, सप्त उपद्रव नाशक होता है। पंचमूल घृत क्या होता है, सप्त उपद्रव नाशक। इसमें लाइन क्या आती है चरक चिकित्सा में,
यक्ष्मणः सप्तकं बलम, यक्ष्मणः सप्तकं बलम, मतलब कि पंचमूल कृत 7 उपद्रव का नाश कर देता है। 7 उपद्रव जो इसमें होते हैं उनका नाश कर देगा पंचमूल कृत। इसके बाद में ये षटपल ग्रत है। षटपल ग्रत क्या करेगा? स्रोतसों का शोधन कर देगा, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा था ये उसकी संप्राप्ति में कि जब इसकी अग्निमांद हो गई थी, वो भोजन को पचा नहीं पा रहा था, तो उसके स्रोतस अवरोध हो गए थे कफ बढ़ने के कारण, क्योंकि अन्न का पाचन नहीं हो रहा था तो कफ की वृद्धि हो गई थी, तो स्रोतस अवरोधित हो गए थे कफ के पिच्छिल गुण के कारण। तो स्रोतस अगर अवरोध हो गए तो अपन को उसका शोधन करना पड़ेगा। स्रोतस शोधन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? षटपल ग्रत का अपन यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो षटपल ग्रत इसके उपयोग में आएगा। तो एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। षटपल ग्रत है स्रोतस का शोधन करने के लिए। पंचमूल ग्रत है जो उसके 7 उपद्रव आए थे, 7 उपद्रव आए थे उसके नाश करने के लिए, 7 सप्त उपद्रव का नाश करने के लिए। और ग्रत तो अपन यूज़ करेंगे उसकी चिकित्सा में। कौन कौन से? रासनाग्रत, बलाग्रत, दशमूलाग्रत, वात्साग्रत, खजूरादि ग्रत, और चक्रदत्त में क्या होता है? पाराशर ग्रत। इससे आगे चलते हैं। इसमें जो अपन ओपीडी में जो नॉर्मली जो अपन को मिल जाता है सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण मैक्सिमम सारी ओपीडीज में अवेलेबल रहता ही है, लेकिन अपन को यहाँ पर इसके कंटेंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका रेशियो क्या है वो याद रखना है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको भी याद रखना है। तो सबसे पहला जो कंटेंट है सीतोपलादी चूर्ण में वो है सीता, डेट इज मिश्री। ठीक है, सीता मिश्री को बोलते हैं। इसके बाद में तुगाचीरी, तुगाचीरी किसको बोलेंगे? वंशलोचन। तुगाचीरी डेट इज वंशलोचन। 3rd नंबर पे आता है पिप्पली, पिप्पली, छोटी इलायची और त्वच, काय को बोलेंगे? दालचीनी को। तो मैंने सारी पिक्चर्स लगा के रखी है, अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। क्या क्या है? सीता, वंशलोचन, पिप्पली, छोटी इलायची और दालचीनी। अब इसका रेशियो देख लेते हैं अपन, इसके में क्या रेशियो से अपन मिलाएंगे इसको। तो इसका जो रेशियो है वो है 16:8:4:2:1, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? मिश्री। जो मैंने ये भी सीक्वेंस में लगाए थे, ठीक है, तो मिश्री सबसे ज़्यादा है। कितनी? 16 भाग। मिश्री है 16 भाग। वंशलोचन कितना है? 8 भाग। आधा आधा करते जाना है। वंशलोचन 8 भाग। फिर क्या आ गई? पिप्पली। पिप्पली कितना हो गया? 8 का आधा हो गया, 4 भाग हो गई। ठीक है, फिर आ गई छोटी इलायची। छोटी इलायची कितनी हो गई यहाँ पर? छोटी इलायची 4 का आधा, 2 भाग हो गई। ठीक है, छोटी इलायची 2 भाग हो गई। 2 भाग का आधा क्या हो जाएगी? दालचीनी। दालचीनी हो गई 1 भाग। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। इसके बाद में इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है? इसका उपयोग अपन श्वास, कास, पार्श्वशूल, कफ विकार, सुप्त जिह्वा, अरोचक, अल्प अग्नि, पार्श्वशूल में अपन इसका उपयोग करेंगे। श्वास कास तो अपन को पता है क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो श्वास कास में मेनली कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। पिप्पली जो है वो थोड़ी उष्ण सी है, ठीक है, तो वो कफ का शमन करेगी। पार्श्वशूल, कफ विकार, देखो कफ विकार तो उन्हें डायरेक्ट ही लिख दिया, तो कफ विकार में जितने भी आ जाएंगे वो सब भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अरोचक में भी अग्नि वगैरह मांद है, तो अग्निमांद में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। अल्प अग्नि में भी इसका यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही हो गया। इसके बाद में आ जाता है सीतोपलादी चूर्ण जो है वो उसको जो चरक संहिता में जो इसके लिए लाइन आई है सीतोपलादी चूर्ण के लिए, ये अपन इसको आर्द्रकाश में यूज़ करेंगे। सीतोपलादी चूर्ण को आर्द्रकाश में, और जो तालीशादी चूर्ण है उसको शुष्क काश में। तालीशादी चूर्ण अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपन को इतना याद रहना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले कि जो सीतोपलादी चूर्ण है वो आर्द्रकाश में यूज़ कर रहे हैं और तालीशादी चूर्ण शुष्क काश में। ठीक है, तो सूखी खांसी में अपन तालीशादी देंगे, और अगर आर्द्र मतलब कि बलगम के साथ साथ खांसी आ रही तो वहाँ पर अपन सीतोपलादी देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सुप्त जीवा, अरोचक, अल्पग्नि, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके जो उपयोग है, सुप्त जीवा पढ़ लिया था, अरोचक, अल्पग्नि, पाशर, ये रिपीट हो गया है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो तालीशादी में जो यहाँ पर लिखा है ये शुष्क काश में मूढ़वात अनुलोमन योग है। शुष्क काश में क्या है? मूढ़वात का अनुलोमन यहाँ पर करेगा ये।
तो तालिश आदि चूर्ण में क्या लिखता है, ये मूढ़वात अनुलोमक योग है। अगर वो मूढ़वाच्य शस्यते पूछ ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाढ़ीमात। मूढ़वाच्य शस्यते दाढ़ीमात के लिए आता है और तालिश आदि के लिए आता है मूढ़वात अनुलोमक योग। इसके बाद में वाग्भट ने चरकोक्त जो तालिश आदि जो शीतोपल आदि चूर्ण है इसको इसके स्थान पर त्वग एलादि चूर्ण का वर्णन किया है। तो वाग्भट जी शीतोपलादि चूर्ण को नहीं मानते हैं, इसके स्थान पर वह त्वग एलादि चूर्ण मानते हैं। त्वग मतलब क्या है, दालचीनी, और एला इलायची, तो वो भी इसी का चूर्ण, यही कंटेंट को यूज़ करके चूर्ण बना रहे हैं, बस इसका नाम अलग रख दिया। क्या रख दिया उनने, त्वग एलादि चूर्ण रख दिया वाग्भट जी ने। ठीक है दोस्तों, इतना याद हो गया। तो यहाँ पर याद रखने का ये है, मूढ़वात अनुलोमक योग कौन सा है, तालिश आदि योग। मूढ़वात अनुलोमक तालिश आदि योग है। और मूढ़वाच्य शस्यते अगर पूछ ले तो वो दाढ़ीमात रहते। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है वो है यवानी षाडक चूर्ण। यवानी षाडक चूर्ण का जो मुख्य घटक है वो है यवानी। ठीक है, तो यवानी जो है वो अपन कैसे यूज़ करेंगे, इसमें जो इसके कंटेंट्स है वो क्या क्या है। यवानी 1 कर्ष है, पिप्पली 100 नग है, मरीच 200 दाने हैं इसमें, और जो शर्करा है वो 4 फल है। तो इसकी कंटेंट्स याद रख लेना, इसकी मात्रा अगर नहीं भी याद रख पाए तो ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, यवानी, पिप्पली, मरीच और शर्करा, 4 चीज़ें हैं यवानी षाडक चूर्ण में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते, इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे। यवानी षाडक चूर्ण का उपयोग अपन हृदय रोग, प्लीहा विकार, हृदय रोग मतलब हार्ट की डिसीज, प्लीहा विकार दैट इज स्प्लीनोमेगेली वगैरह, इसमें यूज़ करेंगे। पार्श्वशूल, विबंध, आनाह, श्वास, कास, अर्श, ग्रहणी विकार में इसका अपन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे अपन आगे चलते हैं। फिर तालिश आदि चूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तालिश आदि चूर्ण अपन ने देखा था कहाँ यूज़ किया था, अपन ने शुष्क खांसी में अपन ने तालिश आदि चूर्ण का यूज़ किया था। तो इसके 8 घटक को अपन को याद रखना है। 8 घटक क्या क्या है, तालिश पत्र, तालिश आदि चूर्ण है तो तालिश पत्र तो इसमें होगा ही, इसके साथ साथ मरीच, शुंठी, पिप्पली, वंशलोचन, ये क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 भाग मिले होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या मिला है इसमें, पिप्पली, वंशलोचन सबसे ज़्यादा मिला है, 5 भाग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो तालिश पत्र, मरीच, शुंठी, पिप्पली और वंशलोचन, इसके साथ साथ त्वग, एला और चीनी तो इसमें मिलाएंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 चीज़ें हो गई और 3 चीज़ें त्वग, एला और चीनी। ठीक है, तो चीनी कितनी मिलानी है, पिप्पली के 8 गुना मात्रा में अपन को चीनी मिलानी। चीनी कितनी है, पिप्पली के 8 गुना मात्रा में। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कास, श्वास, अरुचि, कास, श्वास, अरुचि, पांडु, ग्रहणी, प्लीहा, ज्वर, ये सब इसमें यूज़ करेंगे। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब आती है, यहाँ पर जुगुस्सा चिकित्सा जो कि राजक्षमा में बताई गई है उसका वर्णन किया है। जुगुस्सा चिकित्सा का विधान राजक्षमा में आता है। जुगुस्सा मतलब क्या है कि पेशेंट को कुछ कह के कुछ और खिला देना, मतलब कि अगर अपन उसको अच्छी चीज़ बोल के कुछ ऐसा खिला देना जो उसके लिए हितकर हो, मतलब कि उसके जो व्याधि हरने की क्षमता रखता हो, वो चीज़ उसको खिला देना है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले उसका उदाहरण बताते हैं। गृध्र, उल्लू, नीलकंठ के मांस को मोर का मांस कहकर आपको खिलाना है। तो अपन को उसको खिलाना यही है, उल्लू का, नीलकंठ का, गृध्र का मांस खिलाना है, लेकिन उसको बोल देना है कि भाई ये मोर का मांस है। मतलब कि उसको अगर बनने के बाद तो वैसे ही पता नहीं चलेगा, तो अपन को उसको गृध्र, उल्लू, नीलकंठ का मांस खिला देना है उसको। ठीक है, और क्या कह के खिलाना है कि भाई ये मोर का मांस है। इसके बाद कौवे का मांस खिलाना है उसको, लेकिन उसको क्या बोलना है कि भाई ये तीतर का मांस है। तीतर का मांस खाते हैं लोग, तो उसको बोल देना है कि भाई ये तीतर का मांस है, लेकिन अपन को उसको कौवे का मांस खिलाना है। ठीक है, तो उसको अपन को बेसिकली चूतिया बनाना है एक टाइप से, कि भाई ये कौवे का मांस नहीं है, ये तो तीतर का मांस है, तीतर का मांस खिला रहे थे को। ठीक है, तो वो इसके लिए हितकारी होगा। इसके बाद में
वैदिक चिकित्सा है उसमें। वैदिक चिकित्सा, राजर्षि माह में वैदिक चिकित्सा का उल्लेख है। वैदिक चिकित्सा क्या होती है? राजर्षि माह के रोगी में बल मांस की वृद्धि के लिए छद्म चिकित्सा के उपदिष्ट पथ्य का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जो चिकित्सा अपन छद्म के रोगी में करते हैं, जो उसमें पथ्य होता है, जो अपथ्य होता है, जो उसमें यूज़ करते हैं, वही सेम अपन को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर छद्म की चिकित्सा के में जो उपदिष्ट, जो पथ्य है, उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। यही है वैदिक चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे उन्माद चिकित्सा को। ठीक है दोस्तों।